नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात सबसे पहले राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर नगर निगम चुनाव अब बेहद करीब हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लुभावन वायदे करने में जुट गई है। दिल्ली बीजेपी ने तीनों नगर निगमों के महापौर के साथ मिलकर एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई कर्मियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। तीनों निगमों ने यह फैसला किया है कि वो आने वाले समय में 16,346 सफाई कर्मियों को नियमित करेंगी और आने वाले समय में एक कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें नियुक्ति पत्र देने का भी काम किया जाएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने यह जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली को साफ रखने में सबसे बड़ा योगदान सफाई कर्मियों का है और बीजेपी हमेशा से ही सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन शैली का विशेष ध्यान रखती है और यही कारण है कि एमसीडी हमारे मेहनती निगम कर्मियों का जीवन सुगम बनाने के लिए कटिबद्ध है। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बकाया फंड को लेकर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली सरकार ने निगम को फंड नहीं दिया तो उस समय भी सफाई कर्मियों की दिक्कतों का ध्यान रखा गया और आज ये बेहद खुशी की बात है कि तीनों निगमों ने सफाई कर्मियों को नियमित करने का काम शुरू कर दिया है। चलो तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल निगम चुनाव बेहद नजदीक है और उसके बाद अब जिस तरीके से दिल्ली बीजेपी का ये बड़ा कदम आप कह लीजिए सफाई कर्मियों को लेकर, जिस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं जिस तरीके से 2022 के जो निगम चुनाव हैं, वो बिल्कुल नज़दीक आते नज़र आ रहे हैं और यहाँ तक कि हर पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, लगातार कहीं न कहीं जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए कहीं न बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। लगातार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी बार-बार लेकर भाजपा को कहीं न कहीं घेरती हुई नज़र आ रही थी कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सफाई कर्मचारियों के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार पैसे दे रही है। मगर अब जिस तरीके से आदेश गुप्ता ने अब कल प्रेस वार्ता के अंदर स्पष्ट किया कि वो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको नियमित करेंगे, यानी कि 16,000 से ज्यादा के जो कर्मचारी हैं उनको अब नियमित करने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से कोशिश की जा रही है। इसके लिए आने वाले दिनों के अंदर एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसके अंदर यानी 16,000 के ज्यादा के जो कर्मचारी हैं उनको नियमित पद दिया जाएगा, पत्र दिया जाएगा और लगातार ये कोशिश की जाएगी जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत की थी, सबसे ज्यादा सफाई करने के लिए कहीं न कहीं प्रतिबद्ध थे और कहीं न कहीं उनकी जो सफाई की जो मेहनत थी, वो कहीं न कहीं रंग लेके आई। मगर जिस तरीके से आदेश गुप्ता ने कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया यानी कि अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो सफाई कर्मचारियों के जो फंड होना चाहिए था, वो समय पर नहीं दिया, ना ही उस फंड को अभी तक बकाया जो फंड है, वो भी पूरा नहीं किया गया है। मगर जिस तरीके से नियमित करने की बात की जा रही है, 16,000 से ज्यादा कर्मचारी है, उनको नियमित किया जाएगा, तो कहीं न कहीं नियमित करने के लिए उन सफाई कर्मचारियों को ज़रूर राहत मिलती हुई नज़र आएगी, मगर कब तक के लिए वो नियमित किया जाएगा क्योंकि समय नियमित करने के लिए कहा गया है और यहाँ तक कि ये भी कोशिश किया गया है कि भाजपा जो है वो कहीं न कहीं कैसे कहते हैं सफाई कर्मचारियों के लिए लगातार कोशिश करती नज़र आ रही थी और सफाई कर्मचारियों की कहीं न कहीं उन्होंने पीठ भी थपथपाने की कोशिश की, जिन्होंने कोरोना काल के अंदर सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। मगर इसी को लेकर जो तीनों निगमों के जो मेयर हैं, उनके साथ कल बैठक की गई, एक रणनीति बनाई गई कि आने वाले दिनों के अंदर बचे हुए जो निगम कर्मचारी है उनको किस तरीके से पत्र दिया जाएगा, किस तरह से नियमित किया जाएगा, मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए। जी। ठीक है, जिस तरीके से निशाना उन्होंने साधा, लेकिन बात यह है कि सफाई कर्मियों को जिस तरीके से नियमित करने की बात कही गई है और बीजेपी जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने ये बात कही है कि दिल्ली में वो पूरे तरीके से सफाई कर्मियों के जीवन शैली के लिए कटिबद्ध हैं और बहुत अच्छा काम उनके लिए करते हैं। लेकिन देखने वाली बात है राजीव कि हम लगातार देखते हैं कि जो सफाई कर्मी हैं, कई जो सफाई कर्मी ऐसे भी हैं जो शिविरों में अंदर जाकर उनकी सफाइयां करते हैं, लेकिन उनके लिए अभी भी मशीनों की उपलब्धता दिल्ली में बहुत कम है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सफाई कर्मचारियों के लिए जिस तरीके से आदेश गुप्ता ने बड़े-बड़े वादे किए, यहाँ तक कि ये भी कहा कि वो कैसे हर तरीके से सफाई कर्मचारियों के लिए कहीं न कहीं सुविधाएँ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोरोना काल के अंदर हो। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर ही बात करें तो सफाई कर्मचारियों के पास पीपी किट नहीं थी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं सफाई कर्मचारियों को परेशानियाँ हुई। सैलरी भी समय पे नहीं मिल रही थी, जिसके लिए कहीं न कहीं निगम के लिए प्रदर्शन भी किया गया है सफाई कर्मचारियों के द्वारा। मगर अभी भी बात करें सफाई
कर्मचारी जो है वो परेशान है, क्योंकि उनको अभी भी समय से सैलरी नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि जो सफाई करने के लिए जो शिविरों के अंदर जल चले जाते हैं, कई बार तो उनकी मौत भी हो जाती है। उनके लिए कहीं न कहीं जो मुआवज़ा होना चाहिए, वो भी अभी तक तय नहीं किया गया है कि भई कितना मुआवज़ा होना चाहिए या मुआवज़ा मिलता भी है, नहीं मिलता है। और सफाई कर्मचारी बार-बार कहीं न कहीं निगम के मेयर की बात करें या फिर कहें दिल्ली सरकार की बात करें, सभी को वो कटघरे के अंदर घेरते हुए नज़र आते हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आदेश गुप्ता कह रहे हैं कि जी हम आने वाले दिनों के अंदर उनको नियमित करेंगे और उनके लिए कहीं न कहीं कदम उठाए जाएँगे, तो मगर वो कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। सैलरी को लेकर जो उनकी दिक्कतें थी, उनको पक्का क्यों नहीं किया गया? सैलरी समय पे क्यों नहीं दी गई? ये भी सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर जब चुनाव के नज़दीक आते हैं, तो इस तरीके के वादे ज़रूर किए जाते हैं और उसकी वादे की शुरुआत जो है, वो आदेश गुप्ता के द्वारा कर दी गई है। मगर हम्म। अब भाजपा का भी कहीं न कहीं योगदान रहेगा कि भई सफाई कर्मचारियों को अपनी तरफ आकर्षित करे, ताकि जो सफाई कर्मचारियों का जो वोट है, वो उनको मिल पाए। मगर आम आदमी पार्टी की बात करें, यानी दिल्ली सरकार की बात करें, तो दिल्ली सरकार भी बड़े-बड़े वादे करते हुए नज़र आ रही है और यहाँ तक कि ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि निगम के अंदर जो भाजपा की सरकार है, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार कर रही है। उसको लेकर कहीं न कहीं निगम के सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं दी जा रही थी, तो दिल्ली सरकार उसके अंदर आने की कोशिश कर रही है। मगर कहीं न कहीं इसकी खींचातानी के अंदर सफाई कर्मचारी जो है, वो पिसते हुए नज़र आए और कहीं न कहीं सफाई कर्मचारी अभी भी परेशान है, क्योंकि उनको ना तो कोरोना काल के अंदर पीपी किट वगैरह मिली, ना ही सुविधाएँ मिली, ना ही घर खर्चे चलाने के लिए उनको सैलरी समय पे मिली। मगर अभी भी सैलरी सफाई कर्मचारी जो है वो ये कह रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को सैलरी समय पे मिले, उनको नियमित किया जाए और आगे के लिए जो सुविधाएँ हैं, वो कहीं न कहीं आगे के लिए कि दी जाए इनको। मगर अभी तक सफाई करने के लिए ना तो मशीनों का पूरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही गाड़ियाँ दी जा रही है और सफाई कर्मचारी सिर्फ़ झाड़ू के सहारा ही कहीं न कहीं अपना परेशानियों को दूर करते नज़र आ रहे हैं और सफाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी। बीजेपी ने जिस तरीके से ये तमाम आदेश जारी किए हैं, ये तमाम बयान जारी किए हैं और ये कह लीजिए कि निगम चुनाव नज़दीक है, इसलिए चुनावी जुमला सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि चुनावों के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया। अब इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से कल आम आदमी पार्टी के आदेश भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से जो प्रेस वार्ता की गई, जिसके अंदर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को भी घेरा गया था, यहाँ तक कि ये भी कहा गया था कि हम सफाई कर्मचारियों को नियमित करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि यहाँ पर पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि 15 साल निगम के अंदर भाजपा की सरकार रही है और भाजपा के ने अभी तक सफाई कर्मचारियों को नियमित नहीं करा, तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर सफाई कर्मचारी भी कहीं न कहीं बार-बार कहीं न कहीं मेयरों के पास जाते हैं, मेयरों हुँ। के सदन के अंदर अपना सवाल रखते हैं, उनको आश्वासन दिया जाता है कि आने वाले समय के अंदर आपको नियमित किया जाएगा, आपकी सैलरी समय पे मिलेगी। मगर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहीं न कहीं आरोप लगाए गए हैं, मगर अब अभी तक इस प्रेस वार्ता को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। जी। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ से, जहां पर बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ विभाग के कर्मचारियों ने 22 से 24 फरवरी तक 3 दिन हड़ताल की घोषणा की है। इस दौरान अगर बिजली गई तो ठीक करने वाले हड़ताल खत्म होने के बाद ही आपके घर तक आएंगे। आपको बता दें कि यह हड़ताल आज से शुरू की जा रही है, जिससे पहले विभाग ने आम जनता से अपील की है और सहयोग की आशा में एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन हमेशा बिजली कर्मचारियों की वास्तविक मांगों के प्रति सहानुभूति रखता है और कर्मचारियों द्वारा किसी भी हड़ताल का कोई कारण नहीं है। ये बात उन्होंने इससे पहले कही है, इसलिए कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने की सलाह भी चंडीगढ़ प्रशासन ने दी है। निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। यूटी के बिजली उपभोक्ता चंडीगढ़ से भी अनुरोध है कि कृपया यूटी के साथ सहयोग का विस्तार करें। यह पत्र लिखकर उन्होंने कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने की उनसे अपील की है। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से ये अब आज जिस तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत हो रही है, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन जो है उन्होंने साफ तौर पर पत्र जारी कर ये बात कही है और सभी को ऑफिस में और कार्यालय में आने की बात कही है कर्मचारियों को, लेकिन हड़ताल का रुख अगर करें तो किस तरीके के हालात फिलहाल चंडीगढ़ में? आज रात 12 बजे से शुरू हो चुकी है। सीधे तौर पर अगर हम बोले, ये कर्मचारियों ने एग्जैक्टली रात 12 बजे से हड़ताल शुरू कर दी थी। 22, 23 और 24 अगर हम कहें 3 दिन की हड़ताल रहने वाली है।
और यूटी अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के 1000 के करीब कर्मचारी सभी के सभी हड़ताल पे जा रहे हैं। उनकी तरफ से सीधे तौर पे जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार प्रदर्शन किए गए, कोर्ट में केसेस भी लगाए गए हैं, उसके बावजूद भी अगर हम कहें कहीं ना कहीं इन्हें राहत नहीं मिली। तो इसके बाद अब फाइनली अगर हम कहें कि स्ट्राइक का अगर हम कहें कि हथकंडा अब कर्मचारियों को अपनाना पड़ रहा है। इससे पहले भी हम बात करें तो 2 बार एक हम कहें कि चंडीगढ़ में आधे चंडीगढ़ की बिजली बंद की गई थी डिपार्टमेंट्स की तरफ से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की तरफ से स्ट्राइक के तौर पे, और उसका भी इतना असर नहीं हुआ। तो फाइनली अगर हम कहें कि अब चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारियों ने ये सबसे बड़ा शस्त्र अपनाया कि देखिए प्राइवेटाइजेशन की जैसी जानकारी मिल रही है कि मार्च के महीने में कि जो जितना भी बिजली विभाग है उसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। ऑप्शनिंग हो चुकी है, ऑप्शन के बाद अगर हम कहें कि कंपनी ने बिड भी हासिल कर ली, कंपनी भी डिसाइड हो चुकी है, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, पर लगातार हम चंडीगढ़ बिजली विभाग की बात करें या चंडीगढ़ के लोगों की बात करें तो कोई भी प्राइवेटाइजेशन के फेवर में नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मुलाजिमों का कहना है कि लगातार एक लंबे समय से अगर हम कहें कि चंडीगढ़ की तरफ से बिजली विभाग की तरफ से सिर्फ प्रॉफिट दिया जा रहा है। एक लंबे से 5 साल के घेरे में वो बता रहे हैं कि लगभग 1500 करोड़ का प्रॉफिट दिया गया, नेट प्रॉफिट, रोज की 1 करोड़ की इनकम बिजली विभाग की है, और बिना प्योर प्रॉफिट उनका कहना है कि सभी खर्चे निकालने के बाद चंडीगढ़ को सिर्फ प्योर प्रॉफिट दिया जा रहा है। और ऐसे में इसका प्राइवेटाइजेशन होना सीधे तौर पे एक गलत एग्जाम्पल देता है कि आप प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर्स को क्यों प्राइवेटाइज करें। अगर लॉस मेकिंग हो तो उसे कंसिडर किया जाए, पर चंडीगढ़ का बिजली विभाग पूरी तरह से प्रॉफिट मेकिंग है और एक बहुत ही एक्सेस प्रॉफिट मेकिंग है। तो ऐसे में इसका प्राइवेटाइज करना एक बहुत गलत मैसेज भेजता है, और इसके खिलाफ लगातार लंबे समय से चंडीगढ़ बिजली विभाग के कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं। और अब हम कह सकते हैं कि एक तीखा मोड़, हम कहेंगे पीक पीरियड पे पहुंच चुके हैं। अब ये देखना होगा कि आगे क्या रणनीति रहने वाली है। अब 3 दिन की हड़ताल की कॉल कर दी गई है। अब ये देखना होगा कि चंडीगढ़ में, क्योंकि देखिए चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से एक चिट्ठी जरूर जारी की गई, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम लगातार आपसे बात करते रहे हैं, आपकी दिक्कत परेशानियां जानते रहे हैं, और आपकी जितनी इश्यूज है उनको सॉल्व करने की हमने कोशिश करते रहे। पर इस बार जो अगर आप कह रहे हैं वो चीज पॉसिबल नहीं हो रही, उस चीज को लेके बात की गई थी पर कोई हल नहीं निकल पाया। अगर हम कहें कि बकायदा यूटी एडवाइजर धर्मपाल से भी इनकी मीटिंग कराएगी, जिन्होंने उन्होंने कहा कि वो इनकी दिक्कत परेशानियां आगे रखेंगे सीधे तौर पे हम कहेंगे, पर उसका कोई हल अभी तक नहीं निकला। तो इसलिए कर्मचारियों ने सीधे तौर पे कह दिया है कि जो भी आश्वासन दिया जा रहा है वो बहुत थोड़ा है और बहुत लेट है। इसलिए अब सभी कर्मचारियों ने मिलकर प्रदर्शन तेज करने की मांग की, और आज से अगर हम कहें कि अगले आज कल और परसों 3 दिन तक चंडीगढ़ में बिजली की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, और इसलिए चंडीगढ़ के लोगों को क्या रहने की लगातार गुस्सा रोष यहाँ पर देखने को मिल रहा है बिजली कर्मियों में, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी बहुत बार केसेस भी किए गए हैं, कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया, आखिर क्या कारण है कि इस बार जो निजीकरण जिसका इतना विरोध हो रहा है उसके बावजूद क्यों ये निजीकरण किया जा रहा है, इसका कारण आप क्या समझते हैं? देखिए अगर हम कहें कि मॉडल, जैसे हमने कर्मचारियों से बात की, कर्मचारियों से जब ये पूछा गया कि क्या आपको कोई जवाब दिया गया, देखिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी और प्राइवेटाइजेशन को लेकर बकायदा स्टे मिल गई थी, पर अगर हम कहें कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और वो स्टे रिमूव करवा ली थी, जिसके बाद प्राइवेटाइज कर दिए गए। पर जब कर्मचारी से पूछा गया तो आखिर क्यों, क्या लॉस मेकिंग है, कि क्या चंडीगढ़ बिजली विभाग लॉस कर रहा है या फिर लोगों में दिक्कत परेशानी है, तो इसका सीधे सीधे जवाब है कि चंडीगढ़ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट प्रॉफिट मेकिंग है, और एक मॉडल के तौर पे इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है कि चंडीगढ़ का मॉडल आगे रिप्रेजेंट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, कि देखिए चंडीगढ़ में प्रॉफिट हो रहा है प्राइवेटाइज पे, तो आप हमारे दूसरे जहाँ पे शायद लॉस मेकिंग भी है, जहाँ पे अलग अलग एरियाज में है, वहाँ पर इसका एग्जाम्पल, चंडीगढ़ का एग्जाम्पल देके आगे रखा जाएगा। जानकारी आपसे लेते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिलहाल फौरन हाजिर होंगे।
के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात चंडीगढ़ की करें तो जहां पर बिजली विभाग के कर्मचारी आज से हड़ताल पर पहुंच गए हैं और अगले 3 दिन तक वो पूरी तरीके से हड़ताल पर रहने वाले हैं। जरा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से हम निजीकरण की बात कर रहे थे, निजीकरण का विरोध लगातार किया जा रहा है, कारण आप समझा रहे थे। देखिए, सीधे तौर पे ना जब हमने कर्मचारियों से बात की तो कर्मचारियों का सीधे तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से ये स्टेप इसलिए लिया गया है कि चंडीगढ़ को एक मॉडल दिखाना चाहते हैं कि अगर प्राइवेटाइजेशन में सबसे ज्यादा प्रॉफिट, एक अच्छा एग्जांपल चंडीगढ़ से दिया जाएगा। पर कर्मचारियों का कहना है कि चंडीगढ़ को मॉडल बनाने का कोई रीजन ही नहीं बनता है कि पहले ही एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर है, एक प्रॉफिट चंडीगढ़ से लगातार एक प्रॉफिट आ रहा है। उन्होंने ऑन एन एनुअल बता दिया कि चंडीगढ़ से सालाना 300 करोड़ का, अगर हम कहें कि प्रॉफिट बिजली विभाग अर्न करके दे रहा है डिपार्टमेंट्स को, या आफ्टर सभी लॉसेज और सभी खर्चे। उसके बाद और एक और पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया कि चंडीगढ़ की बिजली सस्ती है आसपड़ों से। अगर हम कहें कि बिजली के रेट कम करने के बावजूद भी चंडीगढ़ में अगर हम कहें कि प्रॉफिट करके दिया गया, तो आप इस फैक्टर को कंसिडरेशन किया जाना चाहिए। और इसके बावजूद भी अगर इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज अ मॉडल शो करने के लिए, तो बहुत ज्यादा गलत होगा। इस चीज का सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बहुत ही नेगेटिव असर हो कि आप कहीं और प्राइवेटाइज करने के लिए चंडीगढ़ को जबरदस्ती प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है आप एक प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर को सिर्फ एक मॉडल दिखाने के लिए आप उसको प्राइवेटाइज करें। इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। यूपी प्रशासन की तरफ से अगर हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से तैयारियां की गई हैं, उनकी तरफ से बकायदा 36 इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल विंग्स में और इंजीनियर्स को डिप्यूट किया गया 13 कंप्लेंट साइट पे कि जहां तक हो सके तो इस जो 72 आवर्स की स्ट्राइक है इसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, कि ताकि एटलीस्ट लोगों को जितना हो सके हद संभव तो कोशिश कि उनको ज्यादा असुविधा ना हो। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में आगामी 27 फरवरी को मतदान होना है। इंडो नेपाल बॉर्डर और अयोध्या से जुड़े होने के नाते चुनावी दृष्टिकोण में बहराइच भी काफी अहम भूमिका में है। वहीं चुनाव के ठीक 5 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच समेत 13 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को रिझाने आ रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 22 फरवरी यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले की पयागपुर विधानसभा क्षेत्र के शिवदहा मोड़ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। आज 5वें चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहराइच आ रहे हैं और वहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और 13 विधानसभा क्षेत्रों को सीधे तौर पर साधने का प्रयास करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वें चरण के लिए बहराइच जा रहे हैं, क्या कुछ अहम जानकारी? कल चौथे चरण का मतदान है और साफ तौर पे 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कई दिग्गजों को उतार रही है। अमित शाह है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, वो लगातार कहीं न कहीं दिग्गजों को उतारने में लगी हुई है। तो वहीं 27 फरवरी को जो 5वें चरण का जो मतदान है उससे पहले इंडो नेपाल बॉर्डर व अयोध्या से जुड़े होने के नाते चुनावी दृष्टिकोण से बहराइच भी काफी अहम रखता है। तो वहीं ठीक दिन पहले आज देश के प्रधानमंत्री 22 फरवरी को बहराइच समेत 13 विधानसभाओं में जनता को रिझाने का काम करेंगे, क्योंकि 22 फरवरी है आज और पीएम नरेंद्र मोदी जिले के प्रयागराज विधवा क्षेत्र के सिवदहा मोड़ पर कहीं न कहीं बड़ी जनसभा करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की जनसभा है और जनसभा को प्रधानमंत्री जन सैलाब उड़ाने के लिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पदाधिकारियों को जो है जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं भीड़ इकट्ठा करने की बात करें तो महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पीएम की रैली को देखते संगठन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और कहा जा रहा है कि शहर के बीजेपी कार्यालय जिला अध्यक्ष जो श्यामकरण टेकरीवाल है की अध्यक्षता में ये जनसभा होगी और बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती की कुल 13 विधानसभाओं में ये जो है जनसभा होगी। तो मतदाता बीच में शामिल होंगे। वहीं
कहा जाता है, जिसमें पड़ोसी जिले में समन्वय रहे, उसके लिए भान सिंह और समन्वय स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे। तो वहीं मंच पर जो जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर तमाम जिम्मेदारी है वो रणविजय सिंह और प्रशांत सिंह को दी जाएगी। तो वहीं महिला मोर्चा को रैली के तौर पर उसमें शामिल किया जाएगा और महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा उनको जिम्मेदारी दी गई है कि प्रधानमंत्री की मोदी की रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल किया जाए, मतदाताओं को शामिल किया जाए। तो सबकी अलग अलग जिम्मेदारी है, क्योंकि दिग्गज नेता भी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के प्रधानमंत्री भी है। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भारी संख्या में लोग पहुंचे, लोगों जितेंद्र, कब तक प्रधानमंत्री पहुंचेंगे बहराइच में और किस तरीके की तैयारियां फिलहाल चल रही हैं? देखिए, तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की, और लगभग माना जा रहा है कि 11 से 12 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वहां पर बड़ी अहम जिम्मेदारी दी गई है और सब पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और जिम्मेदारी को निभाते हुए लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कार्यकर्ता है, जो नेता है और जो जनता है, उनको कहीं ना कहीं रिझाने के तौर पर उनको जनसभा को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। किस तरीके का जनादेश जो है वो आज प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा सकता है जितेंद्र, क्योंकि जो आगे 5वें चरण के चुनाव हैं उसके मद्देनजर अगर देखें तो क्या जनादेश प्रधानमंत्री दे सकते हैं बहराइच के मद्देनजर? देखिए, जाहिर सी बात है कि सरकार बनाना है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश कर रही है कि वो सरकार बनाए। क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री की जनसभा में समाजवादी पार्टी को आतंकवादी की से जोड़ा गया है, तो वही जनादेश से और विकास कार्यों को कंपैरिजन करके या आपस में क्या क्या काम किए गए उनकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनको उपलब्धि के तौर पर काम किया जाएगा। और जो संकल्प पत्र है, उन संकल्प पत्रों में क्या क्या है जनता के लिए आने वाले चुनाव के रिजल्ट जो 10 मार्च को आएगा, उसमें क्या क्या जो संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं वो कैसे पूरे करने हैं और जनता को कैसे रिझाने के, इन सब बातों प्रधानमंत्री अपने मन से संबोधित करेंगे और संबोधित जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है जितेंद्र, बात ये भी सबसे अहम है कि बहराइच क्योंकि इंडो नेपाल बॉर्डर के पास लगता है, इसलिए काफ़ी अहम ये जिला हो जाता है जो उत्तर प्रदेश का है। और यहाँ पर जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 13 विधानसभाओं को साधेंगे, 13 विधानसभाओं में किस तरीके के समीकरण आप देख रहे हैं ये भी बताएं। देखिए, जाति समीकरण तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जिस तरह से 2012 से 17 को चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ये देखा गया था कि हिंदू मुस्लिम चुनाव हुए थे। तो इस बार जाति और विकास की बात की जा रही है और जाति आधार पर कोशिश की जा रही है कि जाति को समन्वय बिठाकर उनको जाति के आधार पर वोट बैंक गिराया जाए अपनी ओर। तो जाहिर सी बात है वहाँ विकास की जो बात करें तो अन्य पार्टी जो विपक्षी पार्टी वो विकास का मुद्दा लेके चल रही है। तो सभी पार्टी अपनी अपनी जद्दोजहद में लगेगी। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से 13 विधानसभाओं में है, तो वहाँ पर जाति समीकरण कितना ज्यादा है, उन समीकरणों पे बात की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हालांकि वहां से जाति समीकरण की बात नहीं करते, लेकिन विकास के मुद्दे पे जरूर बात करेंगे। वहाँ नेताएं हैं, जो नेता हैं, उन पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी गई जाति समीकरण के आधार पर मतदाताओं को शामिल करने की। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार आगामी विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी अपने प्रत्याशियों के लिए नए नए नेताओं को लाकर अमेठी में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करवा रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी अपने गढ़ को बचाने के लिए एक बार फिर से जमीनी स्तर पर कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को अमेठी में उतार दिया है। आपको बता दें कि अमेठी विधानसभा में प्रत्याशी के समर्थन के लिए कांग्रेस जो है वो हार्दिक पटेल को बुला रही है, क्योंकि अमेठी शुरू से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और एक बार फिर से अपने घर को दोबारा पाने के लिए कांग्रेसी भरसक प्रयास कर रहे हैं। यहां से 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रानी अमिता सिंह को हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति विजयी घोषित हुई थी। उसके बाद 2017 में फिर से बीजेपी ने राज परिवार के सदस्य रानी गरिमा सिंह पर दांव आजमाया और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था।
और बीजेपी प्रत्याशी रानी गरिमा सिंह ने जीत हासिल की थी। इस बार 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अपनी खोई हुई साख को बचाने की उम्मीद में ब्राह्मण दांव खेलते हुए आशीष शुक्ला को टिकट दिया है और उन पर भरोसा जताया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से संवाददाता राजकुमार जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, फिलहाल जिस तरीके से अमेठी में जो तमाम समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो स्टार प्रचारक हैं वो मैदान में उतर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते नजर आ रहे हैं। हार्दिक पटेल को बुलाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी? लगातार जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो कैंडिडेट यहाँ पे उतारी हैं, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, वो अपने लिए जो है यहाँ पर कैंडिडेट को जिताने के लिए बड़े स्टार नेताओं को बुला रही है, उनके प्रचार में उनसे रैलियां करवा रही है। वहीं आज जो है कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा गया है। और बात की जाए तो अमेठी में अगर 2012 के चुनाव को देखा जाए तो उसमें जो है कांग्रेस प्रत्याशी जो रानी अमता सिंह थी, राज परिवार से थी, वो जो है हार का सामना उनको करना पड़ा था। और वहीं पर जो है सपा प्रत्याशी जो है गायत्री प्रसाद प्रजापति वो विजयी हुए थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो उसके बाद के विधानसभा चुनाव में गायत्री प्रसाद प्रजापति को हार का सामना करना पड़ा। और वहीं पर राज परिवार से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में गरिमा सिंह विजयी घोषित हुई थी। लेकिन 2022 के चुनाव में अब की बार तो देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से राज परिवार पर अपना दांव आजमाई है। वहां पे जो है कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा के रूप में जो है डॉक्टर संजय सिंह को उतारा है। और वहीं पर ब्राह्मण अगर बात की जाए तो अमेठी में ब्राह्मण लगभग जो है 96,000 की संख्या में है। और जो कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से उतारा है कांग्रेस ने आशीष शुक्ला, वो कहीं न कहीं ब्राह्मणों के बीच में एक अच्छी खासी साख रखते हैं और पहचान रखते हैं। तो कहीं न कहीं कांग्रेस अपने गढ़ को एक बार फिर से पाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए अब की बार वो ब्राह्मण पर जो है दांव खेली और कहीं न कहीं उसका दांव अब की बार सटीक साबित हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण एकजुट हो गए हैं अमेठी में और लगातार जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है राजकुमार, अमेठी और रायबरेली उत्तर प्रदेश के ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर पूरे तरीके से कांग्रेस का पहले एक समय था जब दबदबा हुआ करता था, लेकिन अभी जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें स्मृति ईरानी ने जिस तरीके से राहुल गांधी को हराया, उसके बाद से अमेठी कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ से निकलता चला गया। इस बार किस तरीके के सियासी समीकरण जमीनी स्तर पर बन रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जो 2019 का चुनाव था उसमें राहुल गांधी को खासी यहाँ पे वोटों के हार का सामना करना पड़ा और वो अमेठी को एक तरफा दरकिनार करते हुए वायनाड चले गए। और वहीं पर स्मृति ईरानी का अमेठी से खासा लगाव रहा, वो बार बार अमेठी आती रही। और यही नहीं, अमेठी वासियों के लिए लगातार वो कई तरीके से जो है यहाँ पे जो योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, उनको भी देती गई। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो है जो टक्कर है वो भाजपा, कांग्रेस और सपा में है। लेकिन इसमें जो है अब देखना ये होगा कि आखिर किस करवट रुख बदलता है और किस प्रत्याशी को जो है अमेठी की जनता अपना जो है बहुमत देती है और उसको जो है विधानसभा तक पहुंचाती है। लेकिन अगर बात की जाए अमेठी और रायबरेली दोनों जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन जो है गढ़ के रूप में वहां से भी रायबरेली से अगर बात की जाए तो वहां भी कांग्रेस जो है अब की बार कहीं न कहीं लड़खड़ाती नजर आ रही है, क्योंकि वहां से अदिति सिंह को जो है देखा जा रहा है वो भी लड़खड़ा रही है जिस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं अमेठी में भी जो है कांग्रेस का जो है कुछ न कुछ हाल गंभीर था। लेकिन अब की बार भाजपा से दांव आजमाते हुए और जिस प्रकार से कैंडिडेट अपने उतारे हैं अमेठी विधानसभा 186 में, तो यहाँ पे जो है अब की बार उसकी मजबूती देखी जा रही है। ठीक है राजकुमार, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस के सामने इस बार रायबरेली और अमेठी दोनों ही अपने गढ़ को बचाने के लिए कहीं ना कहीं तमाम समीकरण जो है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जरा जानकारी के लिए संवाददाता राजकुमार जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार, फिलहाल जिस तरीके से आपने बताया कि अमेठी में इस बार कांग्रेस जो है उन्होंने ब्राह्मण दांव खेला है और आशीष शुक्ला को मैदान में उतारा है। अब समझने वाली बात यह है कि ब्राह्मण वोटर्स कितने हैं अमेठी में, इसके बारे में भी जिक्र करें। जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है, सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, ये तमाम चीजें बताएं। जातीय समीकरण देखा जाए तो अमेठी में ब्राह्मण जो है लगभग 90,000 के ऊपर है। वहीं पर जो है ये ठाकुर वर्ग है, ये क्षत्रिय वर्ग, ये जो है लगभग 40 के ऊपर ये भी बताए जा रहे हैं। वहीं पर अगर ओबीसी को पूरा माना जाए तो वो भी लगभग 2.5 लाख के लगभग समथिंग है। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्राह्मण वर्ग है ये जिस तरफ से एक तरफ झुकाव करता है, ये भरपूर मात्रा में पूरी तरीके से वोटिंग करते हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये अब की बार ब्राह्मण के चेहरे के रूप में आशीष शुक्ला को कांग्रेस ने उतारा है, तो कांग्रेस जो है जिस तरह से चाहती है अपनी वापसी, अपने अमेठी को एक बार फिर से वापस पाना चाहती है, तो यहाँ पे उसकी जो टक्कर है वो कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी से है टक्कर। और सपा और कांग्रेस में इस तरह से जिस तरह से वोटों को लेके जो है और जातिगत जो है देखा जा रहा है, तो अब की बार कांग्रेस हावी पड़ रही है। लेकिन वहीं पर सपा भी पीछे नहीं हटती है, वो पूरी तरह से ओबीसी वर्ग को लेकर चल रही है, जिसका जो है कहीं ना कहीं अच्छी सी पैठ है। क्योंकि जो है जो गायत्री प्रसाद प्रजापति से वो कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग से ओबीसी से आते हैं, तो वो जो है ओबीसी के लिए कहीं ना कहीं जो बीते 5 साल के पहले का जो उनका कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं वो काम किए हैं, जिसके कारण जो है उनकी उनमें पैठ है और वो जो है उस पर हावी पड़ रहा है। और लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि ब्राह्मण बाहुल होने के कारण, ब्राह्मण तो नहीं कर सकते, लेकिन जो 96,000 90,000 के ऊपर वोट हैं वो जो है अगर एक तरफा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो दूसरे जो जातियां हैं वो कहीं ना कहीं कट के आने की संभावना है। क्योंकि कोई भी चुनाव हो उसमें जातिगत अगर वोटिंग की जाए तो एक तरफा नहीं हो पाती है। लेकिन जो ब्राह्मण की बात की जाए तो ब्राह्मण एक तरफा झुकाव उनको देखा जा रहा है, क्योंकि ब्राह्मण के चेहरे के रूप में आशीष शुक्ला बहुत ही अच्छी खासी पैठ बना के चुके हैं और उनको काटना इस समय असंभव नहीं है। और जिसका जो है जी आपको बता दें कि ब्राह्मण के रूप में जो आशीष शुक्ला है वो अब की बार जो है कहीं ना कहीं विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उनको ब्राह्मण के साथ साथ ओबीसी या अन्य जो वर्ग है उनको भी समेटना पड़ेगा, जिससे कि उनके समीकरण को कोई भी काट न सके। लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार समीकरण ये भी कहते हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा ब्राह्मणों में खासी नाराजगी बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं देखी गई है। अब जब वो ब्राह्मण नाराज हैं तो क्या वो जो ब्राह्मणों के बीजेपी के वोट हैं वो कटकर कांग्रेस में आ सकते हैं? लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो हाल ही में ब्राह्मण सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस के पास कोई था तो जितिन प्रसाद था, लेकिन वो भी अब कांग्रेस को छोड़कर जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए तो अब वहां पर से ब्राह्मणों का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ होने लगा। ये समीकरण क्या कुछ कहते हैं? देखिए, अगर बात की जाए प्रदेश की तो उसमें जो है जतिन प्रसाद का जिस प्रकार से भाजपा से मतलब उधर से उलटफेर करना, तो कहीं ना कहीं ये ब्राह्मण की तरफ मतलब एक तरफा झुकाव को देखता है। लेकिन अगर अमेठी की बात करें तो यहाँ पर जो है भाजपा से तो फिलहाल ब्राह्मण नाराज हैं, क्योंकि भाजपा के जो कैंडिडेट है यहाँ पर वो जो है डॉक्टर संजय सिंह है, जो कि यहाँ के राजा हैं, उनको उतारा है। तो कहीं ना कहीं उधर भी एक जातिगत समीकरण बना है, सारे क्षत्रिय जो है वो एक तरफ हो गए हैं और वहीं पर अगर बात की जाए तो जो ब्राह्मण है वो एक तरफ हो गए हैं। और अगर ये जो क्षत्रियों जिधर अगर ब्राह्मण को जो है ये भाजपा में जो ब्राह्मण थे वो जो है कहीं न कहीं ब्राह्मण को टिकट न मिलने के कारण वो खासा नाराज है। वो उनका झुकाव जो है कांग्रेस की तरफ है, क्योंकि कांग्रेस में जो है ब्राह्मण के रूप में जो उनका एक नेतृत्व करने वाला है वो एक मजबूत चेहरा दिखाई पड़ रहा है। और वहीं पर अगर ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग में अब की बार सपा भी पीछे नहीं है। सपा के कैंडिडेट के रूप में वो भी जो है कहीं ना कहीं अच्छी फाइट कर रहे हैं। जी ठीक है राजकुमार, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर कांग्रेस के सामने अपना गढ़ बचाने की जो चुनौतियां हैं उसके लिए कांग्रेस ने अब कवायद तेज कर दी है। राजकुमार जायसवाल हमारे साथ संवाददाता अमेठी से मौजूद हैं। राजकुमार, फिलहाल अमेठी पर जिस तरीके से समीकरणों की हम बात कर रहे हैं, बात अगर कांग्रेस की करें तो आप कांग्रेस ने जिस तरीके से हार्दिक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा, बतौर स्टार प्रचारक उनको प्रचार के लिए बुलाया है अमेठी में, क्या अमेठी में उनका इतना वर्चस्व है कि वो कांग्रेस की जो बयार है, जो खिलाफ है कांग्रेस का बयार, उसको कांग्रेस के पक्ष में बहा सकते हैं? देखिए, अगर हार्दिक पटेल की बात की जाए तो एक पाटीदार नेता रहे हैं और वो जिस तरह से उनका जो सुनबा रहा है वहाँ पे वो अच्छे खासी नेता के रूप में जाने जाते हैं, गुजरात के नेता के रूप में जाने जाते हैं और कांग्रेस के वहाँ पे स्टार प्रचारक है। तो कहीं ना कहीं अमेठी की बात करें तो अमेठी में कांग्रेसियों को एकजुट करने के लिए और जो उनके कुछ यहाँ पे वर्ग के कुछ लोग हैं उनको भी एक तरह से जागृत करने के लिए और कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के लिए उनको बुलाया गया है। और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है, ये सामान्य सी बात है कि अगर कोई बड़ा स्टार आता है, प्रचारक आता है, तो एक तरफ उस तरह उस जनता का झुकाव भी उस तरफ जाता है, उनको सुनने के लिए जनता जाती है और कहीं ना कहीं अगर उनमें ये गुण होते हैं जनता को मोड़ने के, तो वो कहीं ना कहीं एक तरफ झुकाव भी उनका हो जाता है। और इसी उसमें जो है एक बार फिर से कांग्रेस जो है हार्दिक पटेल को यहाँ पे उतार रही है और जो है कांग्रेस के जो यहाँ के कैंडिडेट हैं आशीष शुक्ला जी, उनको जिताने के लिए जो है जिस साल से वो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि आखिर किस प्रकार से वो जनता का रुख बदलते हैं और कांग्रेस की तरफ मोड़ते हैं। जी ठीक है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन समीकरण जो कहते हैं वो जिस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में फिलहाल बयार नहीं है, क्योंकि जब से हम एक बार फिर से लोकसभा की चुनावों की बात करें तो अमेठी में जिस तरीके से जब से सांसद बनी है स्मृति ईरानी, उसके बाद से लगातार जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेठी के लिए उन्होंने काफी काम भी किए हैं, अमेठी को काफी विकास की बयार भी अमेठी में बहाई है। क्या उनके चेहरे पर जो चुनाव है वो जीत सकती है बीजेपी? देखिए, ये बात की जाए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने यहाँ से कांग्रेस को खदेड़ा और राहुल गांधी जो है वायनाड चले गए और वहाँ से आए नहीं और यहाँ पे वो काम भी किए। लेकिन अगर बात की जाए ये विधानसभा चुनाव की 2022 की, तो इस बीच में जो है जो अंतराल बचा है, यहाँ पे जो कोरोना जैसी महामारी है, किसानों के लिए जो किसान खाद से परेशान रहे, बीज से परेशान रहे, वहीं पर जो है ये बात की जाए तो आवारा पशुओं से परेशान रहे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से अब की बार किसान वर्ग जो है वो खासा नाराज है बीजेपी से, बीजेपी सरकार से नाराज है और बीजेपी सरकार के द्वारा जो भी कैंडिडेट उतारा जा रहा है उससे नाराज है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो नाराजगी है किसानों की, जो मध्यम वर्ग की नाराजगी है, उसका लाभ जो है कांग्रेस को मिलने वाला है। और कांग्रेस के रूप में चूंकि ब्राह्मण नेता उतारी है कांग्रेस, तो ब्राह्मण का एकजुट होना और उधर से जो है किसानों की जो फसलों का नुकसान होता है, जो उसका कि उनका वहाँ से मोटिवेशन है, वहाँ से उनका हटना कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ दे सकता है। और फिलहाल ये तो चुनाव है, चुनाव में किस तरफ जनता जाती है, किस तरफ वोट करवट बदलता है, ये तो उससे वोटिंग के ऊपर निर्भर करता है। जी ठीक है राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर जारी सियासी बयानबाजी के बीच मुंबई में राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर सोमवार सुबह से ही बीएमसी की टीम इंस्पेक्शन के लिए पहुंची है। आपको बता दें कि पिछले दिनों बीएमसी ने राणे के बंगले को लेकर नोटिस जारी किया था। बताया जा रहा है कि बीएमसी राणे के जुहू के बंगले में अवैध निर्माण की जांच के लिए निरीक्षण करना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से बीएमसी की टीम पहुंची उसके बाद वो पूरे तरीके से निरीक्षण वहां पर नहीं कर पाई। हालांकि टीम अभी भी कुछ पलों के लिए मौजूद है और कयास लगाए जा रहे हैं कि निरीक्षण पूरा होने तक टीम यहीं पर मौजूद रहेगी। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले पर सोमवार सुबह से ही बीएमसी की टीम मौजूद है। इंस्पेक्शन के लिए वो यहां पर आई थी। अवैध निर्माण का यह मामला, जिसमें उन पर कहीं ना कहीं जो आरोप लगे हैं, उसके लिए यहां पर निरीक्षण बीएमसी की टीम करने पहुंची है। बीएमसी के तमाम अधिकारी इस टीम में मौजूद रहे जो यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे, और उसके बाद जो निरीक्षण है वो अभी भी जारी है। आपको बता दें कि जुहू के बंगले पर अवैध निर्माण की जांच के लिए ये निरीक्षण बीएमसी की टीम करना चाह रही है, जिसको लेकर नारायण राणे जो है वो कहीं ना कहीं उनसे सहयोग की अपील भी की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के बंगलों के बाहर जिस तरीके से बीएमसी की टीम पहुंची है, अधिकारियों की टीम पहुंची, क्या कुछ अहम जानकारी विस्तार से बताएं। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए नारायण राणे के बंगले अधीश के बाहर जो है मुंबई पुलिस और बीएमसी के तमाम अधिकारी कल पहुंचे थे। हालांकि उनको सीधे तौर पर यह कहना था कि हमने 18 फरवरी के उनके बंगले अधीश के अंदर जो निर्माण कार्य हुई है उसको देखना था। हालांकि यह नोटिस जो है सीआरजेड के तहत दी गई, कोस्टल रोड रेगुलेशन एक्ट के तहत यह जो है जांच करना था। ऐसे में नारायण राणे ने रविवार को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे बंगले में किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं किया गया है। अगर यह निर्माण किया गया होगा तो जाहिर तौर पर बीएमसी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में जुबानी सियासत चल रही है उसका जो है कहीं का ये नतीजन जो है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर पर जो है बीएमसी के अधिकारी पहुंचे थे और तफ्तीश की। इस दौरान उन्होंने नारायण राणे को नोटिस भी दिया है कि सारे दस्तावेजों के साथ वह जो है बीएमसी अधिकारी से मिल सकते हैं जो के वार्ड में आता है। जी ठीक है सत्यप्रकाश, निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी बीएमसी की टीम, क्या वो पूरे तरीके से इंस्पेक्शन अपनी कर पाई? देखिए, बीएमसी का सीधे तौर पर यह आरोप है कि नारायण राणे ने अपने बंगले में सीआरजेड का उल्लंघन करवाया है, यानी कि जो मैप जो बीएमसी निर्धारित करती है उस मैप के आधार पर आपने निर्माण नहीं करवाया है, या उस मैप के आधार के अनुसार या विपरीत जाकर आपने अगर कोई निर्माण कराया है तो जाहिर तौर पर वह सीआरजेड या एमआरटीपी एक्ट के तहत आता है। ऐसे में बीएमसी ने सारे माप, सारे फोटोग्राफ, सारी चीजें अपने तरीके से ले लिया है, लेकिन बीएमसी ने एक वक्त मांगा है कि इस वक्त में वह एक जो है इसकी प्रति जारी करेगी, जिसमें साफ तौर पे बताया जाएगा कि नारायण राणे के बंगले में किस तरह की अनियमितता बरती गई है। अगर यह अनियमितता पाई जाती तो जाहिर तौर पर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई किस तरीके की सत्यप्रकाश हो सकती है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जिन कानूनों के तहत ये अगर वो उल्लंघन करते हैं तो किन कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है, इसी के साथ क्या सबसे अहम कार्रवाई उन पर हो सकती है? देखिए मुस्कान जी, बीएमसी की प्रक्रिया ये कहती है कि अगर आप सीआरजेड का उल्लंघन करते हैं तो जाहिर तौर पर थोड़ा कार्रवाई होगी, लेकिन अगर आप एमआरटीपी का उल्लंघन करते हैं, यानी कि जो प्लान आपको बीएमसी ने निर्धारित किया उस प्लान के अगेंस्ट जाकर अगर आपने कुछ निर्माण कार्य किया है तो एमआरटीपी का केस दर्ज होगा, यानी कि आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी भी वक्त मांगा है बीएमसी ने कि निरीक्षण के बाद, परीक्षण के बाद जो चीजें उनके सामने आई है उसका बाकायदे मैप बनाएंगे और मैप के जरिए जो है वो नारायण राणे को देंगे कि इस तरह की अनियमितताएं हैं। तो जाहिर तौर पर आने वाले समय में बड़े भूचाल आने की आशंका है, क्योंकि
मुंबई में जो बंगले बनाए जाते हैं वो अनियमितताओं के विरुद्ध ही बनाए जाते हैं, क्योंकि तमाम चीजें जो रहती है कहीं न कहीं लोग अपनी सुविधा के अनुसार बना लेते हैं, जबकि वो बीएमसी के कानून में या नियम में नहीं बैठता है। तो जाहिर तौर पे यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में नारायण राणे की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ने वाली है। ठीक है। नारायण राणे पर जिस तरीके से आरोप लगे हैं अवैध निर्माण के, उसको लेकर सियासत भी लगातार गर्माते नजर आ रही है। किस तरीके से राजनीति इस पर हो रही है, क्योंकि तमाम पार्टियां जो है वो पहले से ही एक दूसरे को घेरते नजर आ रही है। देखिए मुस्कान जी, ये पूरी जो प्रक्रिया है बीएमसी की, वो कहीं न कहीं बदले की भावना से की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उसके बाद से नारायण राणे ने लगातार शिवसेना को घेरा है। शिवसेना इसी का बदला लेने के लिए नारायण राणे से लगातार सबसे पहले उनके साथ जुबानी जंग लड़ी। अगर जुबानी जंग में नहीं जीत पाई तो अब जो है कहीं न कहीं बीएमसी का सहारा लेकर उनके घरों का निरीक्षण किया जा रहा है, थोड़ा कार्रवाई करने की नोटिस दी रही। हालांकि सिंधुदुर्ग में बने उनके बंगले को ऑलरेडी बीएमसी ने पहले ही नोटिस दिया है। तो जाहिर तौर पर नारायण राणे की और शिवसेना के बीच जिस तरह से जुबानी जंग के बाद अब जो है आमने सामने की लड़ाई हो रही है। देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर इस पर आरोप व्यक्त करते हुए कहा है ठीक है कि सत्यप्रकाश, आप यह बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात महाराष्ट्र की कर रहे थे, जहां पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के आवास पर, उनके बंगलों पर जिस तरीके से बीएमसी की टीम पहुंची, उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, राजनीति की हम बात कर रहे थे, किस तरीके से राजनीति लगातार तेज हो रही है और शिवसेना की ओर से जब आरोप उन पर लग रहे हैं बदले की कार्रवाई के, तो बयान उनकी तरफ से कोई सामने आया? देखिए नारायण राणे ने यह जानकारी दी है कि बीएमसी ने उन्हें 18 फरवरी को उनके घर परीक्षण के लिए आने वाली थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने अपनी नोटिस में यह भी लिखा था कि 18 फरवरी के बाद कभी भी वह निरीक्षण के लिए आ सकते हैं। ऐसे में रविवार को ही नारायण राणे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बताया कि सितंबर 2009 में ही उनका बंगला एक विशेष आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है, जिसमें किसी तरह की अनियमितताएं नहीं है। ये जानबूझकर राजनीति थोपी जा रही है, बदले की भावना से उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा है कि नारायण राणे को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में अगर शिवसेना इस तरह की ओछी राजनीति करती है तो उनके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, वो कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। फिलहाल शिवसेना की तरफ से एक बताया जा रहा है कि यह जो है कहीं राजनीति के तौर पर नहीं, बल्कि जो गाइडलाइन जारी की गई है बीएमसी महानगर पालिका द्वारा के वार्ड द्वारा, उसमें शिवसेना की महापौर ने कहा है कि नारायण राणे के साथ हम नरमी बरतेंगे और अगर ईमानदारी से उसमें कोई अवैध नहीं कार्य हुआ है तो जाहिर तौर पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बीएमसी ने उनके लिए रखा है। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में जिस तरीके से निगम चुनाव भी नजदीक हैं, अभी इसी साल निगम चुनाव भी होने हैं महाराष्ट्र में, क्या उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई मानी जा सकती है? बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए जैसे ही नारायण राणे को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, उसके बाद से सियासी हलचल तेज हो गई, खासकर शिवसेना खेमे में, क्योंकि नारायण राणे काफी देर वक्त तक जो है शिवसेना से जुड़े रहे और शिवसेना के हर पहलुओं को अच्छी तरह से जानते हैं। जाहिर तौर पर बीजेपी का दामन थामने के बाद लगातार नारायण राणे ने शिवसेना के हर जरूरत पर जो है उन्हें घेरा है। ऐसे में जब शिवसेना को मौका मिला है तो शिवसेना भी किसी भी पल को छोड़ना नहीं चाहती, लिहाजा हर वक्त जो है शिवसेना लगातार नारायण के पीछे लगी रहती है। फिलहाल नारायण राणे का यह आरोप है कि अगर इस पूरे मामले में कुछ अनियमितता नहीं पाए गए तो जाहिर तौर पर वो मानहानि भी कर सकते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से नारायण राणे पर अलग अलग आरोप लग रहे हैं, अवैध निर्माण के आरोप, और उधर से बीजेपी की तरफ से शिवसेना पर आरोप लगाए जा रहे हैं बदले की कार्रवाई, इसे बताया जा रहा है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।